मेरे बहुत प्यारे साथियों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेहरा क्लासेस। ये जो लेक्चर होने वाला है इसमें हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का खेल सिद्धांत। बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक टॉपिक है खेल सिद्धांत। ये बताता है कि किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत सारे देश आपस में एक दूसरे से संबंध बनाते हैं। जैसे खेल होते हैं, जैसे चेस का खेल हुआ, चौरस का खेल हुआ। उसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी हर देश के द्वारा अपने हितों को या अपने लाभों को अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए प्रयास किया जाता है। अलग अलग रणनीतियों का देश उपयोग करते हैं एक दूसरे देशों पर हावी होने के लिए, या एक देश दूसरे देश से श्रेष्ठ होने के लगातार प्रयास करते रहता है। तो कहीं ना कहीं सभी देश, जिस तरीके से खेलों में बहुत सारी गतिविधियां होती है, हर कोई व्यक्ति, हर एक खिलाड़ी जीतना चाहता है। उसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हर एक देश अपने हितों को बढ़ाना चाहता है और वो हर तरीके उसके लिए प्रयोग करना चाहता है। इसको कहा जाता है खेल सिद्धांत, है ना। तो क्या है ये खेल सिद्धांत, इसको समझते हैं। क्या क्या विचारकों ने इसके बारे में क्या क्या विचार दिए, इनको भी देख लेते हैं। तो देखो, खेल सिद्धांत ना, इसको कहते हैं गेम थ्योरी। ठीक है, खेल सिद्धांत या इसको कहा जाता है गेम थ्योरी। क्या है गेम थ्योरी? ये जो खेल सिद्धांत है इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको कहा जाता है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। इसको कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी भी कहते हैं। यानी कि कॉन्फ्लिक्ट होते रहता है, सभी देशों के बीच टकराव होते रहता है ना। खेल सिद्धांत में क्या होता है, जब देश आपस में टकराते हैं तो या तो कोई एक देश जीतता है, दूसरा हारता है, या कई बार ये होता है कि दोनों विन विन सिचुएशन में होते हैं, है ना। कई बार एक देश दूसरे देश को खत्म करने की ठान लेता है ना। तो ये सब चीजें आती है इस गेम सिद्धांत में। तो इसको समझेंगे, चिकन गेम क्या होता है, नॉन जीरो सम, सम गेम, ये जितनी भी शब्दावलियां है सबको समझेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, तो खेल सिद्धांत को कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है, बहुत सारे खेल होते हैं, इनसे प्रभावित होता है ये खेल थ्योरी। इन निम्न खेलों से प्रभावित है, जैसे शतरंज। एक खेल आप देखोगे, शतरंज का खेल है, दूसर का खेल है, या पाकर का खेल है ना। उसमें जिस तरीके की चीजें होती है, इसी से प्रभावित होकर अंतरराष्ट्रीय राजनीति में खेल सिद्धांत लाया गया है। ठीक है, ये जो खेल सिद्धांत है, आप कहेंगे खेल सिद्धांत में जो गणितीय प्रतिमान है ना, खेल सिद्धांत में गणितीय प्रतिमानों का प्रयोग किया गया है। गणितीय प्रतिमानों का प्रयोग किया गया है खेल सिद्धांत में। इसका क्या मतलब हुआ है? मतलब इसमें हार जीत, जोड़ घटाव जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई देश अपनी शक्ति बढ़ाता है तो दूसरे देश की कम होती है, किसी को फायदा होता है, किसी को नुकसान होता है। तो एक खेल सिद्धांत जो है, ये गणितीय अवधारणा पर आधारित है, जो लाभ हानि या जुड़ाव या घटाव पर आधारित है। इसी को कहा जाता है खेल सिद्धांत। अब इसकी परिभाषाएं देखते हैं। ध्यान रखिए, जो खेल सिद्धांत होता है ये क्या होता है। अगर मैं आपको आम भाषा में समझाऊं तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जो खेल सिद्धांत है, खेल सिद्धांत में खेल सिद्धांत में अंतरराष्ट्रीय खेल सिद्धांत में अंतरराष्ट्रीय राजनीति की उन खेल सिद्धांत में अंतरराष्ट्रीय राजनीति की उन सामरिक परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है। सामरिक परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है। खेल सिद्धांत में उन सामरिक परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है जिसमें राजनीतिक जिसमें जिसमें राजनीतिक खिलाड़ी राजनीतिक खिलाड़ी जिसमें राजनीतिक खिलाड़ी या राजनेता अपने लाभों या हितों को अपने लाभों या हितों को अधिकतम बढ़ाना चाहता है।
देखो, खेल सिद्धांत क्या है? अगर आम भाषा में आप खेल सिद्धांत को समझेंगे तो खेल सिद्धांत का आशय ये है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति की ऐसी परिस्थितियां या ऐसी सिचुएशन जिसमें कोई भी राजनीतिक खिलाड़ी, राजनेता या नेता या कोई भी देश जब अपने लाभों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहता है तो खेल खेलता है, क्योंकि वो दूसरे देशों की शक्ति को कम करके अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहता है। वो दूसरे देशों के लाभों को कम करके एक देश जब अपने लाभों को बढ़ाना चाहता है तो इसको खेल कहते हैं कि खेल चल रहा है। जहाँ सभी ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली होते होना चाहते हैं, जहाँ सभी देश ज्यादा से ज्यादा अपना लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, खेल सिद्धांत में वही परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है जिसमें एक देश, एक राजनेता या एक राष्ट्र अपने आप को ज्यादा शक्तिशाली या अपने हितों को बढ़ाना चाहता है। तो यही अंतरराष्ट्रीय राजनीति में खेल सिद्धांत है कि कैसे देश ज्यादा से ज्यादा अपने हितों की पूर्ति करते हैं, ज्यादा से ज्यादा अपने देश के राष्ट्रीय हित को बढ़ाते हैं। इसी को कहा जाता है मोटा मोटा खेल सिद्धांत। यहां तक क्लियर हो गया कि खेल सिद्धांत बेसिकली बात क्या कर रहा है कि कैसे एक देश अपने देश के हितों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाता है किसी भी तरीके से। ये आता है अंतरराष्ट्रीय राजनीति के खेल सिद्धांत में, जहां एक की जीत होती है या एक की हार होती है, या कई बार विन विन सिचुएशन हो जाती है, मैच ट्राई हो जाता है, ट्राई मैच हो जाता है ना, दोनों की जीत हो जाती है। दैट इज कॉल्ड गेम थ्योरी। अब देखो, एक हमारे विचारक हुए अंतरराष्ट्रीय राजनीति के जिनका नाम है एम निकोलसन। एम निकोलसन कैसे परिभाषित करते के अनुसार, एम निकोलसन के अनुसार देखो, इन्होंने परिभाषित किया है गेम सिद्धांत को। तो ये एम निकोलसन कहते हैं कि एक खेल सामान्य अर्थों में, एक खेल सामान्य अर्थों में, एक खेल सामान्य अर्थों में सामान्य अर्थों में समझा जाने वाला खेल ना होकर वास्तव में एक एक सावधानी पूर्वक एवं सुस्पष्ट एक सावधानी पूर्वक एवं सुस्पष्ट रूप से परिभाषित परिभाषित संघर्ष संघर्ष की परिस्थिति है ना। तो ये कहते हैं भैया, ये खेल सिद्धांत जो है ना, ये खेल सामान्य अर्थों में समझा जाने वाला खेल ना होकर एक सावधानी पूर्वक एवं सुस्पष्ट रूप से परिभाषित संघर्ष की परिस्थिति है। ये खेल एक्चुअल में राष्ट्रों के मध्य खेला जाता है, जैसे हम चेस या पोकर जैसे खेल खेलते हैं, वैसा खेल नहीं है। ये एक्चुअल में खेला जा रहा है जहाँ सभी राष्ट्र बहुत ज्यादा सावधानी रखते हैं और परिस्थितियों को भाप कर संघर्ष की परिस्थिति में उतरते हैं, और एक्चुअल स्तर पर ये खेल खेला जा रहा है ना। तो ये खेल उन खेलों से अलग है, ये बात कह रहे हैं यहाँ पर हमारे एम निकोलसन महोदय। वहीं एक दूसरे विचारक है हमारे जिनका नाम है कार्ल डायच, है ना। संचार सिद्धांत में हमने इनको देखा। इनके अनुसार ये क्या कह रहे हैं कि हर खेल का अंत है, हर खेल का अंत है, जितने भी खेल होते हैं सभी खेलों का अंत है, पर अंतरराष्ट्रीय हर खेल का अंत है, पर अंतरराष्ट्रीय राजनीति के खेल का कोई अंत नहीं है। ये कह रहे हैं कि भाई हर खेल का तो अंत है, पर अंतरराष्ट्रीय राजनीति जो है इस खेल का कोई अंत नहीं है, ये लगातार चलते रहता है। हर समय हर देश अपने हितों को हमेशा ही बढ़ाना चाहता है। तो इस अंतरराष्ट्रीय राजनीति के खेल का कोई अंत है, कोई अंत नहीं है। आगे ये कहते हैं, कोई भी बड़ी शक्ति कोई भी बड़ी शक्ति अपने मोहरे उठाकर घर नहीं जा सकती। देखो,
क्या प्यारी बात कही है कार्ल डायस महोदय ने कि सभी खेलों का अंत हो सकता है क्योंकि वो खेल की तरह खेले जाते हैं। पर अंतरराष्ट्रीय जो राजनीति में खेल खेला जाता है ये प्रत्यक्ष रूप से खेला जाता है, इसका कोई अंत नहीं है क्योंकि सभी देश हमेशा एक दूसरे के सामने होंगे। ऐसा तो नहीं जैसे चेस आप खेल रहे हो, आपने मोहरे उठाकर रख दे और आपका खेल खत्म हो गया, यहाँ से आप हट ही नहीं सकते। यहाँ हर पल आपको हमेशा चौकस बना रहता है, हर देश से आपको हमेशा खतरा होता है, बार बार आपको हर देश से व्यापार करते रहना होता है। तो ये सतत चलने वाला खेल है भैया, इसका कभी अंत नहीं होता। ये बात कह रहे हैं हमारे कार्ल डायस महोदय। यहाँ तक क्लियर हो गया है आपको? तो खेल सिद्धांत है अंतरराष्ट्रीय राजनीति में, ध्यान रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में खेल सिद्धांत का प्रयोग, खेल सिद्धांत का प्रयोग युक्ति, याद रखिए खेल सिद्धांत का प्रयोग युक्ति पूर्वक निर्णय लेने में किया जाता है ना? सभी राष्ट्र अपने लाभों को अधिकतम करना चाहते हैं, अपने लाभों को अधिकतम करना चाहते हैं। सभी राष्ट्र अपने लाभों को अधिकतम करना चाहते हैं और हानि को कम से कम, कम से कम करना चाहते, कम से कम करना चाहते हैं। इसलिए इसे इसे अधिकतम न्यूनतम, अधिकतम न्यूनतम या फिर मैक्सिमम या मैक्सिमिनी सिद्धांत कहते हैं। ध्यान रखिएगा जो खेल सिद्धांत है इसको मैक्सिमम मिनिमम यानी कि शॉर्ट में मैक्सिमिनी सिद्धांत भी कहा जाता है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कोई भी देश इस खेल से तो हट नहीं सकता। तो सभी देश ऐसे डिसीजन लेना चाहते हैं, ये निर्णय लेने से संबंधित है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में आपको हर पल निर्णय लेने होते हैं, मतलब कि कैसे आप अपने देश का अधिक से अधिक हित करें, अधिक से अधिक अपने देश को लाभ पहुंचाए। इसके लिए आपको हर पल प्रतिपल, हर क्षण, हर समय, हर वक्त बेवक्त निर्णय लेने पड़ते हैं अपने देश के हित में। तो याद रखिए हर देश अपने लाभ को ज्यादा से ज्यादा करना चाहता है। कौन सा देश चाहेगा कि उसको हानि हो व्यापार में, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में, शक्ति में, ख्याति में? कौन सा देश चाहेगा उसको हानि हो, है ना? तो सभी देश अपने इंटेलिजेंस, पुलिस, सेना, उत्पादन से लेकर हर चीज में अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करता है। तो यही है खेल सिद्धांत को मैक्सिमिनी सिद्धांत क्यों कहा जाता है, क्योंकि सभी देश अपने लाभों को बढ़ाना चाहते हैं और हानि को कम से कम करना चाहते हैं। तो ये है एक मर्म हमारे खेल सिद्धांत का अंतरराष्ट्रीय राजनीति में, जो आपको क्लियर हुआ होगा। ये जो खेल सिद्धांत है ना? अब देखो खेल सिद्धांत को और जानते हैं। तो खेल सिद्धांत का सबसे पहले विचार, खेल सिद्धांत का सबसे पहले विचार, खेल सिद्धांत का सबसे पहले विचार इसने दिया था तो ये व्यक्ति थे जेम्स जेम्स वाल्ड ग्रेव। जेम्स वाल्ड ग्रेव वो व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले खेल सिद्धांत का विचार दिया था। जेम्स वाल्ड ग्रेव इन्होंने कब दिया था? 1713 में विचार दिया। इन्होंने सबसे पहले खेल सिद्धांत का विचार दिया। और इसके बाद में जो एक व्यक्ति हुए इनका नाम हुआ एंटोइन एंटोइन ऑगस्टिन एंटोइन ऑगस्टिन कार्नाट ना। एंटोइन ऑगस्टिन कार्नाट व्यक्ति हुए, इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था रिसर्चेस इनटू द मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ द
researches into the mathematical principle of the theory of wealth, theory of wealth, 1838। 1838 में ऑगस्टिन कॉर्नाट नामक व्यक्ति ने एक बुक लिखी, रिसर्चेस इनटू द मैथमेटिक्स ऑफ मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ द थ्योरी ऑफ वेल्थ। और इस किताब में इन्होंने इस बुक में इन्होंने खेल सिद्धांत का प्रयोग किया, यानी कि खेल सिद्धांत के प्रयोग करके उन्होंने ये किताब लिखी। ये दो फैक्ट थोड़े से आपको जानने चाहिए, तो मैंने यहाँ इनको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया। ये हुई 1838 की बात। इसके बाद जब समय आगे बढ़ता गया तो आधुनिक समय में हमारे एक विचारक हुए। देखो, आधुनिक समय में जॉन वॉन न्यूमैन ना, न्यूमैन का पूरा नाम है। तो जो न्यूमैन हुए वह इनके एक साथी थे जिनका नाम था ऑस्कर मार्गेस्टर्न। ऑस्कर मार्गेस्टर्न ये थे अर्थशास्त्री दोनों ना। न्यूमैन पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, मार्गेस्टर्न है ये अर्थशास्त्री थे। इन्होंने एक बुक लिखी, इनकी बुक का नाम था अ थ्योरी ऑफ गेम्स, द थ्योरी ऑफ गेम्स, द थ्योरी ऑफ गेम्स ऑन इकोनॉमिक बिहेवियर। का नाम हो गया द थ्योरी ऑफ गेम्स ऑन इकोनॉमिक बिहेवियर। और इस बुक में खेल सिद्धांत का वर्णन किया। आधुनिक समय में इन्होंने खेल सिद्धांत का वर्णन किया 1944 में, है ना। तो अब इसका विकास होते होते हम 1944 में आ गए, ठीक है। तो जो 1950 तक का समय था, 1950 तक खेल सिद्धांत 1950 तक का जो समय था, इस समय तक खेल सिद्धांत मुख्यतः कैदी, इसको कहा जाता है कैदी की दुविधा पर आधारित था। कैदी की दुविधा यानी कि इसको कहा जाता है प्रिजनर्स डिलेमा। प्रिजनर्स जो डिलेमा था उस पर आधारित था 1950 तक के हमारा जो खेल सिद्धांत है। एक कैदी की दुविधा क्या होती है, एक नया शब्द आपके सामने आया। कैदी की दुविधा का मतलब ऐसा होता है जहां इंसान दुविधा में रहता है, बहुत संकीलू किस्म का हो जाता है, वो किसी पर विश्वास नहीं करता। इसका एक एग्जाम्पल देखो, कैदी की दुविधा का एग्जाम्पल शीत युद्ध, है ना। सभी देशों ने बात की कि हम परमाणु हथियारों को त्याग देंगे या निशस्त्रीकरण करेंगे, पर यही इसी समय ना तो यूएसएसआर अमेरिका पर विश्वास कर रहा था, ना अमेरिका यूएसएसआर पे। ये संधि तो कर रहे थे पर एक दूसरे को लेकर दोनों में डर बना हुआ था। तो इन्होंने ये संधि तो कर ली कि हम हथियार नहीं बनाएंगे, पर दोनों पीछे से अपनी शक्ति को बढ़ाते चले जा रहे थे, क्योंकि यहाँ दोनों एक दूसरे पे भरोसा नहीं करता। मतलब किसी के पास बंदूक है पर किसी को भरोसा नहीं, दोनों एक दूसरे पर कब टांग दे, है ना। तो दोनों एक दूसरे ने तो बात तो कर ली कि हम हथियारों को खत्म करेंगे, दुनिया से निशस्त्रीकरण करेंगे, पर दोनों देशों को एक दूसरे पर विश्वास नहीं है, दोनों अपने अपनी तैयारी कर रहे हैं ना। तो जहां ऐसी अवस्था होती है अविश्वास की, इसको कहते हैं कैदी दुविधा मॉडल, ठीक है। तो इसी पर आधारित था कि कोई दुनिया में कोई किसी पर विश्वास नहीं कर रहा था, सब अपने अपने हित को बढ़ाना चाह रहे थे। फिर मामला आगे बढ़ते गया। जब शीत युद्ध आया तो शीत युद्ध में या शीत युद्ध के जो शीत युद्ध के रणनीतिकार थे, शीत युद्ध के रणनीतिकारों ने खेल सिद्धांत का व्यापक प्रयोग किया। खेल सिद्धांत का मतलब क्या होता है, हर देश अपने हित को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहता है। तो जो यूएसएसआर और अमेरिका ने क्या किया, इस समय सबने अपने अपने हितों को बढ़ाया,
बाकी चीजों की अनदेखी करके, कोई किसी पर विश्वास नहीं कर रहा था। तो यहाँ देखो, शीत युद्ध के समय बहुत ज्यादा प्रयोग किया गया किसका, हमारे खेल सिद्धांत का। ठीक है, इसके बाद में मामला आगे बढ़ते रहा, मामला आगे बढ़ते रहा। फिर देखो क्या हुआ, फिर क्या हुआ, 2005 का समय आता है। फिर सन 2005 में दो विचारक हुए, जिनका एक 2005 में वैज्ञानिक है ना, 2005 में वैज्ञानिक थॉमस थॉमस सेलिंग व इनके सारथी थे जिनका नाम था रॉबर्ट आउमान। ठीक है, थॉमस सेलिंग और रॉबर्ट आउमान, इन्होंने क्या किया, 2005 में इन्होंने ऑमन ने खेल सिद्धांत का प्रयोग किया। खेल सिद्धांत का इन्होंने उपयोग किया, जिससे इन्हें जिससे इन्हें 2005 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला। इन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में योगदान देने के लिए बकायदा नोबेल पुरस्कार मिला 2005 में। थॉमस सेलिंग और रॉबर्ट आउमान ने खेल सिद्धांत का प्रयोग किया और इतना अच्छा सिद्धांत दिया कि बकायदा इनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया। तो ये दो लाइन आप याद रखिएगा। अब यहाँ देख लेते हैं हम जो खेल सिद्धांत को मानने वाले मुख्य विचारक। ठीक है, मुख्य विचारक खेल सिद्धांत के खेल सिद्धांत के जो मुख्य विचारक रहे हैं उनको देख लेते। तो पहले जो विचारक है इसमें एक का नाम आता है मार्टिन कैपलान। ये खेल सिद्धांत का इन्होंने उपयोग किया। दूसरे है वॉन न्यूमैन। ठीक है, वॉन न्यूमैन, इन्होंने बुक लिखी है बकायदा, इनको नोबेल प्राइज भी मिला। बुक लिखी है इन्होंने बकायदा, इसका नाम है थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक। थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर। इकोनॉमिक बिहेवियर 1964 में इन्होंने ये बुक लिखी, इसमें इन्होंने खेल सिद्धांत का प्रयोग किया। तीसरे विचारक है मार्टिन सुबिक। मार्टिन सुबिक, ठीक है, इन्होंने बुक लिखी द यूज ऑफ गेम थ्योरी। ये इनकी किताब है, इसमें इन्होंने गेम थ्योरी का प्रयोग करा है। ठीक है, इसके बाद है थॉमस सेलिंग। ये वो व्यक्ति जिनको नोबेल मिला है, नोबेल पुरस्कार मिला है इसके लिए, थॉमस सेलिंग। ठीक है, इन्होंने बुक लिखी, एक है द स्ट्रेटेजी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। द स्ट्रेटेजी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एक बुक है इनकी। दूसरी है बार्गेनिंग थ्योरी, ये याद रखिएगा, बार्गेनिंग थ्योरी। ये दो बुक इन्होंने लिखी है थॉमस सेलिंग ने, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद में पांचवे विचारक है जिनका नाम है रिकर। तो ये पांच मुख्यतः विचारक है जो गेम थ्योरी से संबंधित है। यहां तक क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं खेल सिद्धांत में आगे और देखते हैं और कुछ महत्वपूर्ण चीजों को। अब देखो, ये जो हमारा खेल सिद्धांत है, खेल सिद्धांत की कुछ महत्वपूर्ण चीजों को हम देखते हैं, यानी कि खेल सिद्धांत की 5 महत्वपूर्ण मान्यताएं हैं। तो आखिर ये कौन सी मान्यताएं हैं खेल सिद्धांत में, हम इसको देखते हैं यहाँ पर। देखो, इसकी पहली जो मान्यता है इसको कहा जाता है रणनीति, है ना। पहली मान्यता को क्या कहा जाता है कि जब अब खेल में उतरते हैं सभी राष्ट्र, कि खेल वैसा खेला नहीं जा रहा है प्रत्यक्ष रूप में, अप्रत्यक्ष रूप में हम ऐसी मान्यता मान लेते हैं
कि आपस में अलग अलग जो देश है इनके बीच में खेल चल रहे हैं, ठीक है। तो खेल के 5 पूर्व मान्यताएं मानकर चलते हैं। पहली मान्यता है रणनीति। रणनीति का तात्पर्य है कि कौशलपूर्ण योजना, यानी कि राष्ट्रों के पास ऐसी रणनीति होनी चाहिए जिसमें वे ऐसी कौशलपूर्ण योजना बना के रखे जिसके द्वारा सामने वाले की, यानी कि विरोधी की संभावित जो विरोधी की संभावित चालें हो सकती है उनको देखकर कोई देश चाल चले, यानी कि विरोधी की चाल को देखकर पूर्व रणनीति के तहत चाल चली जाती है। तो जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में गेम होते हैं राष्ट्रों के बीच में, ये कोई चांस से नहीं होते बल्कि सोच समझकर स्ट्रेटेजी के तहत आपको खेलने हुए होते हैं। अगर आप स्ट्रेटेजी के तहत इस खेल में उतरोगे तो कोई भी देश ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकता है ना। तो ये हर देश के पास पहली अपनी क्या होनी चाहिए, एक व्यवस्थित रणनीति होनी चाहिए, ठीक है। ये इसका पहला बिंदु हुआ। दूसरा जो है, दूसरा क्या पूर्व मान्यता है वो है तर्क संगत व्यवहार। दूसरी मान्यता है पूर्व, वो है तर्क संगत व्यवहार, यानी कि जो प्रत्येक देश एक खिलाड़ी के रूप में है तो उनको कुछ मान्यताएं, जो तर्क संख्यक जो उनकी मान्यता है दूसरी, वो है तर्क संगत व्यवहार, यानी कि रेशनल बिहेवियर। सभी देशों को ऐसी चालें चलनी है जो जिसमें विजय के अधिकतम अवसर हो, और इस प्रकार की चालों में शुद्ध युक्तियां भी प्रयुक्त होगी और मिश्रित युक्तियां भी हो सकती है। यानी कि खिलाड़ियों को ऐसा तर्क संगत व्यवहार करना है, उनको ऐसी चालें चलनी है कि उनकी विजय के अधिकतम अवसर हो। सभी देशों को इस तरह के काम करने हैं कि उनके पास ज्यादा से ज्यादा जीत के अवसर हो, ऐसी रणनीतियों का प्रयोग करना है। इसकी बात करता है ये सिद्धांत, ठीक है। अब आगे देखिए, जो अगली मान्यता है वो है भुगतान की। तो भुगतान के रूप में लाभ या हानि शामिल होते हैं। तो जो देश ज्यादा अच्छे से जीतता है उसको बदले में भुगतान होता है, यानी कि उसको उतना लाभ प्राप्त होता है। तो कौन देश जीतेगा कितना हारेगा ये हमको आखिरी में पता चलता है। जब कोई देश जीत जाता है तब हमको पता चलता है अच्छा उसको भुगतान के रूप में क्या प्राप्त हुआ है, एक मान्यता है। चौथी मान्यता है नियम। इसमें यह बात निहित है कि खिलाड़ी जो है वो तर्क संगत व्यवहार करेंगे और सभी राष्ट्र जो है ना कुछ नियमों का पालन करेंगे, जैसे भौगोलिक, आर्थिक और जो मनोवैज्ञानिक सामान्य नियम हो सकते हैं युद्ध के। तो खिलाड़ियों को ना, जैसे यूएनओ के कुछ नियम है और कुछ प्राकृतिक नियम है, इनके अनुसार युद्ध करना है, इनके अनुसार टकराना है। अवैज्ञानिक तरीके से या अप्राकृतिक तरीके से यहाँ राष्ट्रों को नहीं टकराना है ना। तो ये चौथी मान्यता है। पांचवी मान्यता है जिसको कहते हैं सूचना या जानकारी, यानी कि इंफॉर्मेशन। तो राष्ट्र को विरोधी राष्ट्रों के संसाधन, शक्ति व संपादित जो संभावित चाल हो सकती है उनकी पूरी जानकारी होना चाहिए। अब राष्ट्र जब युद्ध में टकरा रहे हैं, खेल खेल रहे हैं, तो आपको दूसरे राष्ट्र की पूरी कमजोरियां, ताकत, शक्ति और सभी संभावित चाल कोई देश चल सकता है इसकी जानकारी होनी चाहिए, है ना। तो ये 5 पूर्व मान्यताएं हैं खेल सिद्धांत की। पहली है रणनीति, दूसरा तर्कसंगत रैशनल बिहेवियर, पहली है स्ट्रेटेजी, रैशनल बिहेवियर, पे ऑफ, रूल्स एंड इंफॉर्मेशन, यानी कि रणनीति, तर्कसंगत व्यवहार, भुगतान, नियम, और पांचवा है सूचना या जानकारी, है ना। तो ये 5 नियम के हिसाब से आप खेल सिद्धांत में पूर्व मान्यताएं लेकर चलते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो खेल सिद्धांत के मॉडल, है ना, इनको क्या कहते हैं, मॉडल। जो हमारी गेम थ्योरी है इसके कुछ महत्वपूर्ण मॉडल है। 4 मॉडल में बांटा गया है पूरे के पूरे इंटरनेशनल रिलेशन में गेम थ्योरी को। तो पहला मॉडल जो है इसको कहा जाता है जीरो सम गेम। दूसरा मॉडल है इसको कहा जाता है नॉन जीरो सम गेम। और नॉन जीरो सम गेम जो मॉडल है ये दिया है थॉमस सेलिंग ने। इसके बाद तीसरा मॉडल है चिकन थ्योरी, ये दिया है डंकन लुइस ने। और चौथा मॉडल है इसको कहा जाता है कैदी दुविधा मॉडल, ये दिया है प्रोफेसर ठक्कर और थॉमस सेलिंग ने, है ना। तो गेम थ्योरी के 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल है, जीरो सम गेम, नॉन जीरो सम गेम, चिकन थ्योरी, कैदी दुविधा मॉडल। तो ये क्या है, अब हम इनको एक एक करके देखेंगे और एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। मॉडल देख लिए हमने, 4 मॉडल है हमारे खेल सिद्धांत के। अब चलो एक एक देखते हैं, हम एक एक मॉडल के बारे में अब जानकारी लेते हैं और एक एक मॉडल को समझते हैं। तो 4 प्रकार के खेल होते हैं, ठीक है। मॉडल अलग हो गए, खेल जो बात कर रहे हैं, देखो
चार प्रकार के खेल होते हैं, इनको समझ लो। एक होता है जीरो सम टू पर्सन गेम। इसमें क्या होता है, जीरो सम टू पर्सन खेल, यानी इसमें दो खिलाड़ी होते हैं। दो खिलाड़ी होते हैं, जहां जीरो सम की बात आती है, इसमें क्या होता है, खिलाड़ी एक दूसरे को हानि पहुंचाते हैं। जीरो सम यानी कोई भी दोनों जीरो पर नहीं होते, केवल एक जीरो पर होता है ना। और एक जीरो सम मतलब जीरो पर कोई नहीं होता। एक तो बिल्कुल, या तो एक को बहुत ज्यादा फायदा होता है और दूसरे को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, ठीक है। एक को जितना लाभ होता है वो दूसरे की हानि के बराबर होता है, तो इसको कहते हैं जीरो सम। और नॉन जीरो सम का मतलब होता है कि इसमें दो खिलाड़ी होते हैं, इसमें एक खिलाड़ी को दूसरे खिलाड़ी को, मतलब इसमें ना तो एक खिलाड़ी को हानि होती है ना दूसरे को लाभ होता है, दोनों मतलब विन विन सिचुएशन में होते हैं, ठीक है। इसको नॉन जीरो कहते हैं। यानी कि दो ही खिलाड़ी होते हैं, एक को लाभ होता है तो दूसरे को हानि नहीं होती, ठीक है, या दोनों को बराबर लाभ होता है, इसको कहते हैं नॉन जीरो सम टू पर्सन। फिर से देखो, तीसरा खेल होता है जीरो सम नंबर, एन नंबर ऑफ पर्सन उसमें इसमें होते हैं। मतलब दो से अधिक खिलाड़ी जब होते हैं तो एक को लाभ होता है दूसरे को हानि होती है, वही होता है, एक पक्ष को लाभ दूसरे पक्ष को हानि होती है। ऐसे ही नॉन जीरो सम एन पर्सन का होता है, तो इसमें ना तो किसी को हानि होती है ना किसी को लाभ होता है। ये बेसिकली दो लोग होते हैं या दो से ज्यादा लोग होते हैं उस केस के बारे में बात करता है। अब देखो, अब हम आते हैं, बढ़ते हैं, पहला वाला हमारा मॉडल देखते हैं गेम थ्योरी का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। इसका नाम नाम है जीरो सम गेम, है ना। सम का मतलब होता है जोड़, या अन्य इसका होता है कांस्टेंट, स्थिर, यानी कि सम गेम। जीरो सम गेम अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जीरो सम गेम क्या होता है, तो इसमें परिणाम शून्य पर आता है। इसका मतलब ये है ना, जीरो सम गेम यानी कि एक को बहुत ज्यादा फायदा होगा और एक बिल्कुल जीरो पर आ जाएगा, या एक को उतनी हानि होगी, है ना। तो इसमें परिणाम जीरो पर आता है, शून्य आता है, इसलिए इसको कहा जाता है जीरो सम। यानी कि एक देश को लाभ होगा, एक व्यक्ति को बहुत ज्यादा लाभ हो जाएगा और एक बिल्कुल हानि में चला जाएंगे, यानी कि जीरो हो जाएगा। जीरो सम का मतलब होता है, मान लो दो देशों में लड़ाई हो रही है, दो देशों में कोई प्रतिस्पर्धा हो रही है, तो एक को लाभ हो जाएगा और एक को नहीं होगा, एक पूरी तरीके से जीरो हो जाएगा, है ना। तो जीरो सम यानी कि एक बिल्कुल जीरो पे हो जाता है। तो जीरो सम गेम का मतलब होता है, अंतरराष्ट्रीय में एक देश को बहुत ज्यादा लाभ हो जाता है और दूसरे देश को एकदम बहुत ज्यादा हानि हो जाती है, वो जीरो पर आ जाता है या खत्म हो जाता है, ठीक है। खिलाड़ी देशों के मध्य विश्व युद्ध, संघर्ष, विरोध, प्रतियोगिता होती है ना। जीरो सम गेम में शांति समझौते की कोई गुंजाइश नहीं होती, इसमें केवल युद्ध होता है, विरोध होता है, संघर्ष होता है। यह सिद्धांत युद्ध में उपयोगी है ना। जीरो सम सिद्धांत में बिल्कुल युद्ध वाली अवस्था होती है, इसमें शांति स्थापना या शांति सिद्धांत की कोई बात नहीं होती। एक को लाभ होता है और एक को हानि होती है, एक जीरो पर आ जाता है ना, इसमें केवल गेन होता है और दूसरे को केवल हानि होती है। इसको कहते हैं जीरो सम गेम। ये पहला मॉडल है गेम थ्योरी का, क्लियर हो गया। अब देखो दूसरा मॉडल, इसको कहते हैं नॉन जीरो सम। देखो सामने लगा है नॉन जीरो सम, यानी कि इसमें परिणाम कभी शून्य नहीं होता, कोई जीरो पर नहीं आता, यानी कि विन विन सिचुएशन वाला ये गेम है। इसमें संघर्ष होता है अगर दो देशों में, तो इनमें सहयोग भी होता है, ठीक है। तो सहयोग करेंगे तो दोनों को लाभ होगा और संघर्ष करेंगे तो दोनों को हानि होगी। तो जीरो सम गेम में केवल संघर्ष होता है, इसलिए एक को हानि होती है और एक को लाभ होता है, एक जीरो पे चला जाता। जबकि नॉन जीरो में संघर्ष के साथ साथ सहयोग भी होता है, तो दोनों को थोड़ी हानि होती, थोड़ा लाभ होता है। तो इसको विन विन सिचुएशन कहते हैं। इसके जो प्रतिपादक है नॉन जीरो सम के, वो है थॉमस सेलिंग, ठीक है। इनको नोबेल पुरस्कार विजेता बनाया गया है, यानी कि इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है बकायदा गेम थ्योरी के लिए, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको कि क्या होता है नॉन जीरो सम में, मतलब ये विन विन सिचुएशन है, इसमें दोनों पक्षों को लाभ होता है, ये बात आप क्लियर रखिए। जो नॉन जीरो सम गेम है, इसके भी तीन भाग है। नॉन जीरो सम गेम के तीन भाग कौन सा है, तो देखो, नॉन जीरो सम गेम एक जो पहला भाग है, ये पूरी तरीके से गणितीय है, यानी कि दोनों को बराबर से लाभ और हानि होते हैं, ठीक है। इसमें एक आता है दूसरा मिक्स्ड मोटिव गेम। मिक्स्ड मोटिव गेम का मतलब होता है दोनों में संघर्ष भी होता है दो देशों में, और उसमें सहयोग भी होता है। इसमें सीमित युद्ध होता है, यानी कि नियंत्रण में मामला होता है, इसको कहते हैं मिक्स्ड मोटिव गेम। और इसमें तीसरा जो पक्ष है वो होता है सौदेबाजी का, यानी कि इसमें शांति काल में सहयोग भी होता है। तो सहयोग जब होता है तो आपस में क्या की जाती, वार्ता की जाती है, सौदेबाजी की जाती है, सहयोग किया जाता है।
जैसे कि यूएसए को देखो, वो भारत के न्यूक्लियर बनाने का बिल्कुल समर्थन नहीं करता, पर जब भारत ने उससे सौदेबाजी की तो उसने भारत से न्यूक्लियर डील दी है। तो ये मतलब होता है किसका? सौदेबाजी का। तो नॉन जीरो सम में संघर्ष के साथ साथ सहयोग भी होता है और सौदेबाजी भी होती है। ये क्लियर हो गया। तो ये दूसरा मॉडल था जिसमें संघर्ष के साथ सहयोग भी होता है। तो इसमें एक को लाभ होता है तो दूसरे को क्या होता है? हानि नहीं होती, बल्कि दोनों को लाभ होता है और दोनों को हानि होती है। तो ये विन विन सिचुएशन वाला गेम है। ये क्लियर हो गया। ये जो आरोन यंग है, इन्होंने दिया है सौदेबाजी सिद्धांत, ठीक है। अपनी बुक का नाम है पॉलिटिक्स ऑफ फोर्स। इसमें इन्होंने सौदेबाजी की बात की है, सौदेबाजी की बात की है। तो आरोन यंग ने क्या कहा है कि जो सौदेबाजी है वो सीधे साधे अंदाज में विरोधी की मंशा की सूचना का सीधा आदान प्रदान है। जब हम सौदेबाजी करते हैं तो कोई देश एक बात रखता है, हम उसकी बात के विरुद्ध में अपने बात रखते हैं, फिर दोनों लोग किसी ना किसी बात पे एक सहमति बनाते हैं, तो इसको कहते हैं सौदेबाजी। सौदेबाजी की बात किसने की है? आरोन यंग ने। इतना जानना आपको पर्याप्त है, ठीक है। रणनीतिक सौदेबाजी यानी कि विभिन्न दांव पेचों का अंदाजा लगाना, यह अंतरराष्ट्रीय प्रक्रमों में अधिक जो अनुनय पूर्ण के बजाय अपीडन पूर्ण यानी करेक्शन। ये इतना मान लीजिए कि सौदेबाजी की बात करते हैं आरोन यंग की, ये नॉन सम गेम का उदाहरण है कि राज्यों में सहयोग के साथ साथ संघर्ष भी होता है। ये दोनों देशों के लिए बीच विन विन सिचुएशन होती है। तो देश एक दूसरे को के हितों को ध्यान में रखते हुए सौदेबाजी करते हैं, और ये बात की है आरोन यंग ने। बस आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ये इतना ध्यान रखिए। तीसरा जो मॉडल है ये इंपॉर्टेंट है, ये है चिकन थ्योरी। इसके प्रतिपादक कौन है चिकन थ्योरी गेम के? तो आप कहेंगे लुइस डंकन, है ना। डंकन लुइस इसके प्रतिपादक है। क्या है ये चिकन थ्योरी? तो ये भी मिलता जुलता है सम गेम से, है ना। इससे मिलता जुलता है, तो ये मिलता है जीरो सम गेम से। इसमें क्या हो रहा है? इसमें जो खिलाड़ी देश होते हैं उनका उद्देश्य होता है अपने हितों को अधिकतम अधिकतम करना, यानी कि अपने हितों की पूर्ति अधिकतम रूप में करना। दूसरे के लाभ या हानि से इनको कोई मतलब नहीं। तो ये जीरो सम गेम की तरह होता है कि एक देश अपने देश के लाभ को खूब बढ़ाना चाहता है, अगला मरे या अगले का कितना भी नुकसान हो जाए इससे उसको फर्क नहीं पड़ता। इसका एक उदाहरण कहा जाता है जो क्यूबा मिसाइल संकट है। ये आपको पता है शीत युद्ध के समय यूएसएसआर वाले पक्ष ने यूएसए पर तान दिया था कि भैया यूएसए ने अगर अति करी तो उसको उड़ा देंगे, भले दुनिया में कुछ भी हो, कोई युद्ध हो जाए, हमको फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो चिकन थ्योरी का मतलब होता है हॉक डॉग थ्योरी, कि अपने एक देश अपने हित को इतना बढ़ा लेता है कि उसको दूसरे देश के से कोई मतलब ही नहीं रह जाता, ठीक है। तो इसका उपयोग भी सीमित युद्ध या निशस्त्रीकरण में किया जाता है। चिकन थ्योरी का उपयोग, है ना, जहाँ छोटे युद्ध होते हैं तो एक देश अपने हित में सारी चीजें कर लेता है, ठीक है, दूसरे देशों की परवाह किए बिना। को कहते हैं चिकन थ्योरी, ठीक है। फिर क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था, इसमें रूस पीछे हट गया था। ये इसका उदाहरण है कि रूस ने बिना किसी बात की फिक्र किए यूएसएसआर पर मिसाइल तान दी थी। यूएसएसआर केवल खत्म कर देना चाहता था सारी चीजों को। वो चाहता था कि जो क्यूबा है वो पूरी तरीके से यूएसएसआर के अधीन हो, पर यूएसए चाहता था ये उनके अधीन हो। तो यहाँ रशिया ने कोई फिक्र नहीं की, उन्होंने कहा भाई देख लेंगे, अगर तुमने इस मामले में दखल किया तो हम मिसाइल छोड़ देंगे, ना। एक तरफा अपने देश की बात जब सोचने लगते हैं तो इसको कहते हैं चिकन थ्योरी। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चौथा जो मॉडल है गेम थ्योरी का उसको कहा जाता है कैदी दुविधा मॉडल, यानी कि प्रिजनर्स डिलेमा। इसको दिया है प्रोफेसर ठक्कर और थॉमस सेलिंग ने। किसने दिया है ये इंपॉर्टेंट है, प्रोफेसर ठक्कर और थॉमस सेलिंग, इन्होंने दिया है कैदी दुविधा मॉडल, जिसको कहा जाता है प्रिजनर्स डिलेमा। इसमें क्या होता है, ये बड़ी भयभीत वाली स्थिति है, यानी कि जहां दो देश होते हैं, ये किसी कारण से साथ में समझौता तो कर लेते हैं, पर दोनों देशों को एक दूसरे पर विश्वास नहीं होता है। मान लीजिए शीत युद्ध था, इसमें यूएसएसआर और यूएसए ने संधि कर ली निशस्त्रीकरण की कि हम परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे, पर दोनों एक दूसरे से इतने भयभीत थे कि इन्होंने छुप कर अपने हथियार बनाते चले गए। ये लोग बनाते चले गए और एक दूसरे पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। इनको पता था कि कभी भी युद्ध हो सकता है, भले दुनिया को दिखाने के लिए हम
कह रहे हैं कि हमने निशस्त्रीकरण संधि कर ली है, पर दोनों एक दूसरे को लेकर बिल्कुल अविश्वास से भरे और अपनी युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, इसको कहते हैं कैदी डिलेमा। तो इसका उपयोग शीतकाल में निशस्त्रीकरण वार्ता में कैदी दुविधा शस्त्र प्रतिस्पर्धा यानी शस्त्रों की होड़ को बढ़ाती है। कैदी दुविधा में प्रत्येक राष्ट्र इस बारे में अनिश्चित रहता है कि दूसरे राष्ट्र उसके साथ विवेकपूर्ण व्यवहार करेंगे या अविवेकपूर्ण, है ना। मतलब इसमें क्या होता है, दो लोगों को एक दूसरे पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता है। सब लोग बहुत डरे हुए रहते हैं एक दूसरे से, है ना। जैसे निशस्त्रीकरण की बात तो कर रहे थे दुनिया के देश, पर उनको एक दूसरे पर विश्वास ही नहीं कि एक देश दूसरे देश पर कब हमला कर दे। इसलिए वो अपनी शक्ति को बढ़ाते चले जाते हैं और हमेशा डर में रहते हैं। इसको कहते हैं कैदी दुविधा मॉडल। ये जो कैदी दुविधा मॉडल है, इसने क्या किया, इसने डिटरेंस व सिद्धांत जो शास्त्रों की होड़ है, शास्त्र की होड़ है, उसको बढ़ाने में योगदान दिया। क्योंकि कैदी दुविधा में एक दूसरे पर देश विश्वास तो करते नहीं। एक उदाहरण से समझिए, देखो कैदी दुविधा मॉडल क्या होता है। मान लीजिए दो कैदी है, ये जेल में रहते हैं, दो कैदी, है ना। और इनको जेलर ने बोल दिया है कि तुम दोनों में से केवल एक बाहर जा सकता है और एक को सजा काटनी है। तो फिर सोचो, क्या ये दोनों लोग साथ में एक साथ जेल में रह सकते हैं? दोनों में से कोई एक बाहर रह सकता है, तो ये हमेशा इस फिराक में रहेंगे कि या तो ये इसको मार दे या ये इसको मार दे, क्योंकि जेल से बाहर केवल एक आ सकता है। तो ये जेल में हमेशा बेचैन रहने लगेंगे कि कहीं ये मुझको ना मार रहा हो या ये इसको ना मार रहा हो, और दोनों तैयारी करेंगे एक दूसरे को मारने की। तो यही कैदी दुविधा का मॉडल होता है कि हम बात तो कर लेते हैं, पर दोनों पक्ष बेचैन रहते हैं और एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते, अपनी तैयारी करते रहते कि अगर युद्ध हुआ तो मैं इसको खत्म कर दूंगा और हुआ तो ये इसको खत्म कर दूंगा, दोनों में से कोई एक बचेगा। तो उसके पहले का जो माहौल होता है उसको कहते हैं कैदी दुविधा। ठीक है। वर्तमान में खेल सिद्धांत की सार्थकता के संदर्भ में जोर्गन वाइबुल ने कहा, खेल सिद्धांत की सार्थकता आज के युग में इसलिए है क्योंकि यह आर्थिक संघर्ष जैसे कीमत प्रतिद्वंदिता एवं व्यापार युद्ध को समझने में मददगार है। आज भी खेल सिद्धांत बना हुआ है क्योंकि जो आर्थिक संघर्ष होते हैं, जो व्यापार में प्रतिस्पर्धा आदि सब चल रही है, तो इनको खेल सिद्धांत के माध्यम से समझने की कोशिश की जाती है। जैसे वर्तमान वैश्विक परिस्थिति में रूस यूक्रेन युद्ध, चीन की बढ़ती विस्तारवादी नीति, देशों के मध्य बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आदि सब में खेल सिद्धांत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि सभी देश अपना ज़्यादा से ज़्यादा फायदा करना चाहते हैं। अभी यूएसएसआर, अभी अमेरिका और चीन की लड़ाई चल रही है, ये भी खेल सिद्धांत है। चीन अपना ज़्यादा हित करना चाहता है और अमेरिका अपना ज़्यादा हित करना चाहता है ना। तो ये चार मॉडल थे जो खेल सिद्धांत से संबंधित है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। बस इतना जानना आपके लिए पर्याप्त है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ये पूरा का पूरा खेल सिद्धांत क्या है ना। इसी के साथ इस क्लास को करते हैं यहाँ पर समाप्त। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दे। नमस्कार, जय हिंद।